गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन कर रहे थे अपने थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स की फर्स्ट यूनिट स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रिया, और अपन ने अब तक इसमें बारे में कुछ पढ़ लिया, जैसे कि स्थूल निकाय क्या होते हैं, सूक्ष्म निकाय क्या होते हैं, स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रियाएं कैसी होती है, इसको अन्योन्य क्रियाओं में अपन पढ़ लिया। ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं, ऊष्मारोधी अन्योन्य क्रियाएं और रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं, इन सभी को अपने डिटेल से पढ़ लिया। ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं आपकी क्या थी? ऐसी अन्योन्य क्रियाएं जिसमें बाह्य परिवर्तनों को आपको कांस्टेंट रखते हुए और उनमें क्या होता है, ऊष्मा का दान प्रदान होता है। ऐसे आपके जो परिवर्तन होते हैं, ऐसी अन्योन्य क्रियाएं क्या होती है, आपकी ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं होती है। इसी प्रकार से अपन ने पढ़ा था ऊष्मारोधी अन्योन्य क्रियाएं। ऊष्मारोधी अन्योन्य क्रिया में क्या था आपके कि बाह्य परिवर्तन को कांस्टेंट रखते हुए और उनमें क्या करते हैं, उन्हें जो निकाय है आपको उनको क्या करते हैं, एक ऊष्मारोधी दीवार से विलगित कर दिया जाए तो उनमें कोई चेंज नहीं आता, तो ऐसे उनमें कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, तो ऐसे निकाय क्या कहलाते हैं, ऐसी अन्योन्य क्रिया कहलाती है आपकी ऊष्मारोधी अन्योन्य क्रियाएं। इसी तरह से नेक्स्ट था आपका रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं। रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाओं में अपन ने पढ़ा था कि अगर बाह्य अपने क्या है उनको निकायों को ए और ए डैश जैसे आपको उनको अगर अपने क्या कर दिया, विलगित कर दिया किसी ऊष्मारोधी दीवार से, परंतु वो बाह्य परिवर्तनों से मतलब उनके आयतन, ताप, दाब आदि परिवर्तन करके उनमें चेंज करके उन पर कोई ना कोई कार्य कहता है, यदि उनका एनर्जी का एक दूसरे से ट्रांसफर होता है, तो ऐसे क्या कहलाते हैं, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं कहलाते हैं। अब अपन इन तीनों को मिला के अपन ने क्या बना दिया, अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना दिया, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बना दिया, जिसे अपने क्या कहा था, व्यापक अन्योन्य क्रिया कहा था, जो आपका था डेल ई बराबर डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, अब वे इनसे अपने आगे बात कर रहे थे अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रियाओं की। ठीक है, जब यही आपकी जो अन्योन्य क्रियाएं हैं ये बहुत सूक्ष्म निकायों के लिए डिफाइन की जाए तो हम उन्हें क्या कहते हैं, अत्यणु अन्योन्य क्रियाएं कहते हैं, और जिसका हमने फॉर्मूला बताया था आपको, डी ई बराबर डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। देखो अपने इसकी बात कर रहे थे इस फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले में देखो अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका डीई है, जो डीई वो तो मैंने लिखा है इसको पूर्ण अवकलन के रूप में, पूर्ण अवकलन, और जबकि आपने डेल क्यू और डेल डब्ल्यू की मैं बात करूं तो मैंने लिखा है आंशिक अवकलज के रूप में। देखो भी इसका रीजन क्या है, देखो इसके रीजन की मैं बात कर रहा था, जो आपका डेल ई है, डीई है, जो डीई की मैं बात कर रहा हूं, ये तो आपकी है ऊर्जा में परिवर्तन, परंतु इसे पूर्ण अवकलन के रूप में क्यों लिखा, और डेल क्यू और डेल डब्ल्यू को मैंने इसे आंशिक अवकलन के रूप में क्यों लिखा, इसका अर्थ क्या है। देखो जब अपने सूक्ष्म निकायों में अन्योन्य क्रियाओं की बात करते हैं, ठीक है, उनकी आंतरिक संरचना में देखते हैं तो जो डीई होता है ये सिर्फ निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। निकाय आपका जो प्रारंभिक अवस्था में उसके दाब, ताप, टेम्परेचर आदि क्या थे वहां पे, और मतलब जैसे मान लिया कोई आपका निकाय है ए और कोई आपका बी, ठीक है, निकाय आपका ए इस समय यहाँ पे था जिसमें उसका टेम्परेचर P1, V1 और T1 था, उनके बाह्य आपके दाब, आयतन और टेम्परेचर ये थे P1, V1, T1, और B पर क्या थे, P2, V2 और T2। ठीक है, अब ये निकाय इन्होंने क्या किया, आपस में अन्योन्य क्रियाएं की, और ये क्या है आपका निकाय घूमता है इस तरीके से रास्ते में आवा क्या पहुंचा, B पर पहुंच गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, डीई ज्ञात करना है, डीई, तो जो डीई होगा ना वो अपने क्या है, डायरेक्ट उसकी प्रारंभिक अवस्था और आंतरिक अवस्थाओं को सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब आपको अगर V2 माइनस V1, T2 माइनस V, ये इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, डीई आ जाएगा, उनकी प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा कितनी थी और आंतरिक अवस्था में ऊर्जा कितनी थी, सिर्फ उस पर निर्भर करेगा। जबकि जो आपके Q और W है ये सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर ना करके ये क्या है, इनके पथ पर निर्भर करते हैं। भी जो आपकी निकाय है ये किस रास्ते से होके कहां से गुजरे हैं। अगर इसी को मैं एक अच्छा ग्राफ बनाऊं तो आपने 11th क्लास में कार्बो इंजन वगैरह पढ़ा होगा, कार्बो इंजन, उसमें आपके इस तरह का ग्राफ था, यहाँ पे आपका P1 V1, P2 V2, P3 V3 और P4 V4 था। इसमें क्या होता है आपके, ये जो आपका Q है और W है ये किस पे निर्भर करता है, आपके इस रास्ते पर निर्भर करता है, A B C D पर निर्भर करता है। जबकि आपका DE है ये क्या करेगा,
ए से शुरू हुआ था, ए पर वापस आ गया, तो मतलब इसकी जो डीई में कोई कुल परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये डीई तो लिखा जाता है हमेशा पूर्ण अवकलज के रूप में, और जबकि डेल क्यू डेल डब्ल्यू क्या लिखा जाता है, आंशिक अवकलज के रूप में। कई बार ये अच्छे एग्जाम्स में इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, निम्न में से कौन सी विक्रिया, कौन सा समीकरण पूर्णतः सत्य है, तो उसमें 4 ऑप्शन इस तरीके से लिखे होते हैं। पहला होगा आपका डीई बराबर डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, दूसरा होगा आपका डीई बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, तीसरा होगा आपका डेल ई इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, और चौथा होगा आपका डेल ई इक्वल टू डी क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। इस तरीके से ये 4 ऑप्शन बचानो। तो क्या है, इस तरीके के क्वेश्चनों में अपने तो ध्यान में रखना, आपका जो इक्वेशन होगी डीई बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, मतलब आपका फर्स्ट क्वेश्चन सही होगा। ओके, चलो भाई, ये तो आपने कहा रिवीजन। आज अपन चलते हैं आपके नए टॉपिक, फर्स्ट जीरोस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। या ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। देखो भाई, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम क्या कहता है, या आपने इसमें इस टॉपिक में हेडिंग डाल सकते हैं ताप की ये विधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो भाई, अपने छोटी क्लासों में आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, आपने T परम ताप के बारे में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और अपने बीएससी में इस टेम्परेचर को के लिए एक नया कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, वो होता है बीटा। इसे कहते हैं बीटा प्राचल, ऊष्मागतिकी प्राचल, ऊष्मागतिकी प्राचल, और जिसका मान आता है 1/kT। ठीक है, जहां पे T तो आपको पता लग गया क्या होता है, आपका परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और K होता है आपका बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक, जिसकी वैल्यू आपको पता ही होती है 3.38 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg जूल केल्विन होती है। ठीक है, ये देख लेना आप। K होता है आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट और T होता है आपका परम ताप। ठीक है, अब आपको ताप ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम क्या कहता है, मतलब टेम्परेचर की आपको विधारणा क्या कहती है। देखो, इसमें आपके 2 रूल्स होते हैं, एक और दूसरा। जो पहला रूल है वो कहता है यदि आप 2 निकाय ले लो, जैसे A और A डैश, A और A डैश, ठीक है, और यदि क्या है, इनका जो प्रारंभिक जो आपका ऊष्मागतिकी प्राचल है, जो बीटा प्राचल है, मतलब इनके जो शुरुआत में इनके जो ताप है वो समान है। ठीक है, और यदि आप इन्हें अब क्या रखो, प्रारंभ में साथ साथ रख दो, ठीक है, तो ये क्या रहेंगे, साम्य अवस्था में रहेंगे, अर्थात ना तो A से A डैश में एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही A डैश से A में होगा। ठीक है, तो दोनों क्या रहेंगे, ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था में रहेंगे, दोनों में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना प्रारंभ में था उनका बीटा प्राचल उतना ही रहेगा। पर अब अगर आप बात करें किसकी, ऐसे 2 निकाय A और A डैश जिनके प्रारंभ में क्या हो, ऊष्मागतिकी प्राचल अलग अलग हो, बीटा इसका अलग हो, इसका बीटा अलग हो, और इसका बीटा डैश हो, कोई डिफरेंट हो। ठीक है, अब इन्हें अगर अपने पास में रख दे, अब इन्हें क्या रख दे, पास में, तो इस समय में ये क्या रहेंगे, उसमें साम्य अवस्था में नहीं रहेंगे, और ये क्या करेंगे, अपने आपस में क्या करेंगे, ऊष्मा का आदान प्रदान करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक ये क्या हो, इनमें उसमें साम्य अवस्था न आ जाए। यही था आपका ताप की अभिधारणा, मतलब
आपको यहाँ ताप क्या है, एक नए कांस्टेंट पर बीटा प्राचल से डिफाइन किया जाता है, जहाँ बीटा का मान होता है 1/kT और k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T इज परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ पे ये नियम क्या कहता है, ऊष्मागतिकी की शून्याङ्की नियम आपको कहता है यदि आप अगर दो निकाय A और A' ले लो, यदि क्या है ये प्रारंभ में इनके जो आपके टेम्परेचर है, इनके मतलब जो बीटा प्राचल है ये क्या है बिल्कुल समान है, दोनों समान है बीटा प्राचल। अगर अब इन्हें पास पास रख दिया जाए, इन्हें संपर्क में रख दिया जाए तो क्या होगा, इनके जो ताप होंगे वो नियत बने रहेंगे, ये क्या रहेंगे उष्मीय साम्यावस्था में रहेंगे और इनमें कोई चेंज नहीं रहेगा। पर अगर इसी तरह आप क्या करो, दूसरा अगर इनके बीटा और बीटा डैश इन दोनों के जो आपके ऊष्मागतिक प्राचल है वो क्या है डिफरेंट है, ठीक है, ये बीटा है ये बीटा डैश है, ठीक है, एक का कम होगा एक का ज्यादा होगा, तो क्या होगा इस अवस्था में, तो इस अवस्था में सांस होने पर ये उष्मीय साम्यावस्था में नहीं रहेंगे और ये क्या करेंगे उष्मा का आदान प्रदान करेंगे, एक से दूसरे में एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये था आपका ऊष्मागतिकी का शून्याङ्की नियम। आ गया अगर समझ, सीधा सीधा ये नियम यही कहता है यदि आपके कोई निकायों में अगर बीटा प्राचल डिफरेंट है और उन्हें पास रख दिया जाए तो वो क्या है जब तक उनमें उस साम्यावस्था ना आ जाए तब तक वो क्या करते हैं एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। जैसे उसमें साम्यावस्था आ गई अब कहीं से उष्मा का आदान प्रदान संभव नहीं है, आपके उसमें ये निकाय आपके क्या आ जाते हैं साम्यावस्था में आ जाते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही।